नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी राहुल गांधी की मांग पर पीएम के ऐलान की, अपने बयान पर घिरे कृषि मंत्री की सफाई की, जानेंगे धर्म संसद को लेकर फिर क्यों शुरू हुआ विवाद, संयुक्त किसान मोर्चा में क्यों पड़ी दरार, बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस में शुरू हुई कलह की, मध्य प्रदेश में चुनाव टालने की तैयारी की और बुलेटिन के आखिर में बात भारत चीन व्यापार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। टिकट को लेकर बसपा का बड़ा ऐलान, यूपी चुनाव में दागी नेताओं को बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाएगी उम्मीदवार, बसपा सुप्रीमो मायावती का निर्देश, एफिडेविट लेकर दें सिंबल। 2021 के आखिरी रविवार को पीएम मोदी ने की मन की बात, ओमिक्रॉन सहित कई मुद्दों पर की चर्चा, बोले हर बार की तरह परीक्षा से पहले स्टूडेंट के साथ करूंगा बात। सीजेआई एनवी रमन ने जजों के चयन पर रखी अपनी राय, न्यायाधीश के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति को बताया मिथक। नागालैंड से हटेगा अफसपा, गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में कमेटी बनाने का हुआ फैसला, 45 दिनों में आएगी रिपोर्ट। अधिकांश दल नागालैंड में अफसपा हटाने की कर रहे हैं मांग। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एक तरफ जहां राज्य सरकारें नाइट कर्फ्यू और आंशिक प्रतिबंध जैसे कदम उठा रही हैं, वहीं पीएम मोदी ने शनिवार रात एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान का स्वागत विपक्षी दलों ने भी किया है और राहुल गांधी ने तो ये दावा भी कर दिया कि पीएम ने उनकी बात सुन ली। तो क्या कहा पीएम ने और ओमिक्रॉन से बचने के लिए अब क्या कदम उठाया है मोदी सरकार ने, आइए देखते हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बूस्टर डोज की मांग उठ रही थी। सरकार से जल्द कदम उठाए जाने की अपील हो रही थी, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार की रात राष्ट्र के नाम संबोधन में बताया कि अब 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। 3 जनवरी 2022 से ये काम शुरू होगा। इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगेगी। इसके साथ ही 60 से ज्यादा आयु वर्ग के गंभीर बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज डॉक्टरों की सलाह पर देने की भी घोषणा की। पीएम के इस फैसले पर विपक्षी दलों ने तारीफ की है। साथ ही राहुल गांधी ने तो अपनी बात सुनने के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए बूस्टर डोज के ऐलान को बिल्कुल सही कदम करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया। ये एक सही कदम है। देश के जन जन तक वैक्सीन व बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, विशेषज्ञों की राय के अनुसार हमने कई दफा पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी से कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज एवं बच्चों की वैक्सीन के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी मांग को स्वीकार कर प्रधानमंत्री जी ने बूस्टर डोज एवं 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन की घोषणा की है। वैक्सीन एवं कोविड प्रोटोकॉल ही कोविड से लड़ने का तरीका है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने अग्रिम मोर्चे के कर्मियों के लिए बूस्टर खुराक की घोषणा की। बूस्टर खुराक सभी को दी जानी चाहिए। इसके अलावा 15 से 18 साल के बच्चों को अब टीका लगाया जाएगा, ये सुखद बात है। तो विपक्षी दल जहां पीएम की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इस पहल को अपना बता रही है। अब देखना होगा कि क्या इस घोषणा पर राजनीति होती है या फिर सब मिलकर ओमिक्रॉन को रोकने की कोशिश करते हैं। देर से ही सही, लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं की बात सुनी। किसानों की मांगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। किसानों को 1 साल से ज्यादा समय तक आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद ही पीएम मोदी ने उन कृषि कानूनों को वापस लिया जिसे किसान काला कानून बता रहे थे, लेकिन ये कानून फिर वापस आ सकते हैं, ऐसे संकेत केंद्रीय कृषि मंत्री के बयानों से निकल रहे थे। इसे लेकर अब कृषि मंत्री ने अपने बयान पर सफाई दी है। तो क्या कहा है कृषि मंत्री ने, देखिए रिपोर्ट। कृषि कानून मोदी सरकार की गले की फांस बन चुके हैं। जैसे तैसे कर पीएम मोदी ने पूरे देश के सामने माफी मांगकर उस फांस को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बयान देकर अपनी ही सरकार को दर्द दे दिया। उन्होंने कृषि कानूनों की वापसी का इशारा क्या किया कि अन्नदाताओं का आक्रोश फिर भड़क उठा है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि दिल्ली से लौटे जरूर हैं, लेकिन वापस आने में देर नहीं लगेगी। किसान नेताओं ने कहा कि अगर हमारे नेताओं ने एक आवाज दे दी तो चाहे फिर दिल्ली हो या महाराष्ट्र, लाखों की तादाद में किसान फिर से वहां पहुंच जाएंगे। हम उन कानूनों को लागू नहीं होने देंगे जो किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरा देश जागरूक हो चुका है और कृषि मंत्री का बयान देना सही नहीं है। किसान अपने हक के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेगा।
तो अन्नदाताओं के गुस्से से साफ है कि वो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान ही होगा। दरअसल नरेंद्र तोमर ने कहा था कि देश की आजादी के बाद किसानों को और भी ऊंचा मुनाफा दिलाने के मकसद से कानून लाए गए थे। ये एक बड़ा सुधार था। हम एक कदम पीछे हटे हैं, सरकार आगे बढ़ेगी, खेती में बदलाव की जरूरत है। इसी बयान पर ऐसा बवाल छिड़ा कि किसान फिर गुस्से में आ गए हैं, जिसके बाद मंत्री जी ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा कि भारत सरकार ने अच्छे कानून बनाए थे, अपरिहार्य कारणों से हमने उसे वापस लिया है। भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए काम करती रहेगी। तोमर से जब ये पूछा गया कि उन्होंने कहा था कि अभी एक ही कदम पीछे हटे हैं और सरकार नया कानून लाएगी, तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ऐसा नहीं कहा गया था और यह गलत प्रचार है। अब कृषि मंत्री तो अपने बयान से पीछे हट रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा से हर कोई वाकिफ है, इसीलिए तो किसान उसे आंख दिखा रहे हैं। नरेंद्र तोमर अब अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने जो कहा था उसका मतलब कुछ और था। हम किसानों के खिलाफ नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि कृषि मंत्री को डर किसानों का नहीं, चुनावों का है। वोट का नुकसान होता दिखा तो बयानों पर सफाई भी आ गई, नहीं तो बयान पर सफाई नहीं बल्कि उसे और जोर शोर से उठाया जाता। जैसा धर्म संसद में हुए विवादित बयान को लेकर सफाई की जगह बयान को सही करार देने की कोशिशें हो रही हैं। विवादित बयान देने वाले लोग अब खुलेआम ये दावा कर रहे हैं कि जो कहा वो सही कहा और हम उसी पर कायम हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी सरकार अभी भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी? पिछले दिनों उत्तराखंड के हरिद्वार में 3 दिनों की धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें खुलेआम धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले भाषण दिए गए। इन भाषणों के वीडियो जब वायरल हुए तो बीजेपी सरकार की खूब किरकिरी हुई। तब जाकर सरकार ने कानूनी कार्रवाई शुरू की, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इसका कोई असर हो रहा है, क्योंकि धर्म संसद में शामिल हुए धार्मिक नेता स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको बता दें कि पुलिस ने 23 दिसंबर को जानकारी दी थी कि इस कार्यक्रम को लेकर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के उधमपुर में क्रिसमस के आयोजन में पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने धर्मांतरण को सही ठहराते हुए कहा कि लोग तलवार के डर से नहीं बल्कि प्रभावित होकर धर्म बदलते हैं। उन्होंने कहा कि लोग अपनी इच्छा से धर्मांतरित हो रहे हैं, न कि तलवारों के दम पर। आजाद ने यह भी कहा कि आप अपने अच्छे काम, मानव सेवा और राजनीति के दम पर जो चाहें हासिल कर सकते हैं। लोगों को बांटने और नफरत फैलाने से हमारे देश, धर्म और समाज को ही नुकसान होगा। अब गुलाम नबी आजाद ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों से बीजेपी को जरूर तकलीफ हो सकती है। आजाद की बगावत के सहारे कांग्रेस को घेरने के उनके मंसूबे पर पानी फिर सकता है। धर्म संसद के सहारे बीजेपी को वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा हो सकता है, इसलिए उन साधुओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है जो बदजुबानी करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। कोशिश विवाद से वोट की फसल काटने की है। वोट की फसल पंजाब में किसान भी काटने की तैयारी में है। इसके लिए उन्होंने राजनीतिक मोर्चा भी बना लिया है, लेकिन किसानों के ऐलान से संयुक्त किसान मोर्चे में फूट पड़ गई है। कृषि बिल पर मोदी सरकार को झुकाने वाले किसानों ने अब पंजाब की सत्ता हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा रहे पंजाब के 32 में से 25 संगठनों ने एकजुट होकर चुनाव कल्याण की घोषणा कर दी है, लेकिन किसान संगठनों ने इस ऐलान के साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा भी बिखरता दिखाई देने लगा है। पंजाब के 32 में से 7 किसान संगठनों ने खुलकर इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। पंजाब के किसान संगठनों की घोषणा से पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया था कि उनका मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन कोई किसान नेता अगर चुनाव लड़ना चाहे तो उसे रोका भी नहीं जाएगा। चुनाव लड़ने वाले किसान नेताओं से साफ कह दिया गया है कि वो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम और उसके बैनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य दर्शनपाल सिंह ने कहा कि एसकेएम में देश भर के 400 किसान संगठन शामिल हैं और इन संगठनों की 15 जनवरी को मीटिंग है, जिसमें हम सरकार से हुए समझौते और उस पर हुई प्रगति को लेकर चर्चा करेंगे। राजनीति के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे किसान नेताओं पर तंज कसते हुए दर्शनपाल ने कहा कि ऐसे किसान नेताओं का वजूद जल्द ही मिट जाएगा। एसकेएम तो चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले किसान नेताओं को घेर ही रहा है और राजनीतिक दल भी अब खुलकर उन पर निशाना साध रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता विरसा सिंह बल्टोहा ने कहा कि अब तक किसान संगठन हमारे कार्यकर्ताओं को घेर रहे थे, जबकि हम शुरुआत से ही किसानों की मांग के साथ थे। किसान संगठनों के मन में शुरुआत से ही राजनीति थी और ये अब साफ हो गया है। अब हमारी बारी है, हम चुनाव लड़ने वाले किसान नेताओं को गाँव में घेरेंगे और उनसे किसान आंदोलन में मिले चंदे का हिसाब मांगेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे में फूट कहें
या कुछ किसान संगठनों का मोर्चा से किनारा करना, लेकिन ये साफ है कि इससे किसानों के आंदोलन पर सवाल जरूर उठने लगे हैं। सवाल राजस्थान में गहलोत सरकार के फैसलों पर भी उठ रहे हैं और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही। दरअसल राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद शुरू हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का मनमुटाव किसी से छिपा नहीं है, लेकिन पिछले दिनों राजस्थान में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ऐसा माना जा रहा था कि सब ठीक हो गया है, क्योंकि गहलोत सरकार में पायलट समर्थकों को भी शामिल किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर दोनों के बीच की दरार सामने आने लगी है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी खींचतान की वजह से राजस्थान में एक बार फिर राजनीतिक नियुक्तियां अटक गई हैं। गहलोत कैबिनेट के फेरबदल के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार था। इस इंतजार में 3 साल बीत गए। कांग्रेस नेताओं को अभी तक राजनीतिक नियुक्तियां नहीं मिली हैं। राज्य में करीब 40 बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां और 15 के आसपास संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जानी है। सीएम अशोक गहलोत पायलट गुट के किसी भी विधायक को राजनीतिक नियुक्तियां देने के लिए राजी नहीं है, जबकि पायलट कैंप संख्या के अनुपात में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग कर रहा है। दोनों नेताओं के बीच खींचतान को कम करने के लिए राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन सुलह फॉर्मूले पर काम करने में जुटे हैं। बगावत को रोकने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने से नाराज चल रहे विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीतिक नियुक्तियां देकर खुश करना चाहते हैं। सीएम गहलोत चाहते हैं कि संसदीय सचिव पूरी तरह से विधायकों को ही बनाया जाएगा। राजनीतिक नियुक्तियों में हारे हुए विधायकों को भी एडजस्ट किया जाएगा। पायलट चाहते हैं कि उसके समर्थकों को राजनीतिक नियुक्तियों में बराबर की भागीदारी दी जाए। सचिन पायलट खेमे से संसदीय सचिव बनाने में शेयरिंग पैटर्न पर बात अटक गई है। अब तक पायलट कैंप को राजनीतिक नियुक्तियों में उनकी मांगों के हिसाब से सहमति नहीं बनी है। गहलोत शेयरिंग पैटर्न को मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पायलट कैंप अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। पायलट ये भी चाहते हैं कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को संसदीय सचिव नहीं बनाया जाए। अब देखना होगा कि इस नई मुश्किल का हल कांग्रेस कैसे निकाल पाती है या फिर इससे क्या नई मुसीबत पैदा होती है। गहलोत और पायलट के बीच बढ़ती दूरियों से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कांग्रेस पार्टी इससे निकलने की कोशिश में जुटी हुई है। मुश्किलें इस समय चुनावों को लेकर भी खड़ी हो गई हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समय पर होंगे या टलेंगे, ये फैसला चुनाव आयोग को करना है। लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि वो ओमिक्रॉन को देखते हुए अपने राज्य में चुनाव टालने को तैयार हैं। देश में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है और अब तक देश में इस नए वेरिएंट के 400 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। ऐसे में देश की केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, जिसे देखते हुए अब राज्य सरकारें अपने हिसाब से पाबंदियां लगा रही हैं। उसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव कराने को लेकर पहले पारित किए गए अध्यादेश को वापस ले लिया और इसे अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा जा रहा है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को निरस्त करने का फैसला करेगा। वहीं पंचायत चुनाव को टाले जाने का एक कारण ये भी माना जा रहा है कि इंदौर में ओमिक्रॉन के 8 केस सामने आए हैं। इससे शिवराज सरकार अलर्ट में आ गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पिछले महीने राज्य सरकार ने अध्यादेश पारित कर पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया था। इसमें कमलनाथ सरकार के परिसीमन को निरस्त कर दिया था। इसके बाद 4 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया था। 3 चरणों में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित भी किया गया था। रविवार को कैबिनेट बैठक में नवंबर महीने के अध्यादेश के विधानसभा में पारित नहीं हो पाने की स्थिति में उसकी वापसी का प्रस्ताव रखा गया था। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने प्रस्ताव रखा और कैबिनेट ने इसे पारित करते हुए राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा है। इससे अब पंचायत चुनाव के निरस्त होने की पूरी संभावना है और चुनाव निरस्त का फैसला राज्यपाल के अध्यादेश वापसी प्रस्ताव को अनुमोदित करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है। और बुलेटिन के आखिर में बात भारत चीन व्यापार की। पिछले साल मई में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध शुरू हुआ था। इस गतिरोध को सुलझाने के लिए अब दोनों देश कई दौर की वार्ताएं कर चुके हैं, लेकिन भारत और चीन के बीच अब तक विश्वास बहाली नहीं हो सकी है, बल्कि चीन की विस्तारवादी नीति भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। मोदी सरकार ने देश की जनता को ये बताया कि चीन को सबक सिखाने के लिए आर्थिक रिश्ते खत्म किए जा रहे हैं, व्यापार पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि भारत का चीन से व्यापार 100 अरब डॉलर को भी पार कर गया है। इसमें चीन का तो फायदा हुआ है, लेकिन भारत को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच रिश्ते इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। वजह है चीन की विस्तारवादी नीति और भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करने की कोशिश।
मोदी सरकार ने चीन को रोकने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही। चीन में बने सामान का बहिष्कार करने के साथ कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन यह सब जनता को बहलाने के लिए था। हकीकत यह है कि इस साल भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के विशाल आंकड़े को पार कर गया है, जबकि साल 2001 में दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा 1 अरब 83 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था। लेकिन अब चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के पिछले महीनों के आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन का द्विपक्षीय व्यापार 114.263 अरब डॉलर का हो गया है, जो कि जनवरी से नवंबर 2021 के बीच 46.4% तक बढ़ा है। भारत का चीन को निर्यात 26 अरब 358 करोड़ डॉलर का हो गया है, जो हर साल 38.5% बढ़ा है, जबकि भारत का चीन से आयात 87 अरब 905 करोड़ डॉलर का हो गया है, जो 49% तक बढ़ा है। तो एक तरफ द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं 11 महीनों के दौरान भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 61 अरब 547 करोड़ डॉलर का हो गया है। ये इस साल 53.49% बढ़ा है। व्यापार घाटा का मतलब है कि भारत ने चीन को जितना सामान बेचा है उससे ज्यादा खरीदा है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने इस पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया है, चीन के सीमा अतिक्रमण के बीच मोदी सरकार साल 2021 में चीन के साथ व्यापार में 50% की बढ़ोतरी को कैसे सही ठहराती है, जिसमें जनवरी और नवंबर के बीच 61.5 अरब डॉलर का सरप्लस चीन के पक्ष में है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत के लगभग कुल रक्षा बजट के बराबर है। मतलब साफ है कि मोदी सरकार चीन को सबक सिखाने वाली जो बात कहती है उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि एक तरफ सीमा पर जवान दिन रात चौकसी में लगे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार भारत को घाटे में डालकर चीन को फायदा पहुंचाने वाला व्यापार कर रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।